बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की। हार से पहले न्यूक्लियर वॉर, ये सवाल आज उठ रहा है क्योंकि यूक्रेन की धरती पर चल रही जंग आने वाले दिनों में कितनी घातक होने जा रही है, इसका अंदाजा अभी भी नहीं लगाया जा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चीफ एवरिल हैंस ने रूस को लेकर ऐसा ही एक चौंकाने वाला दावा किया है। हेंस के इस दावे की माने तो अगर पुतिन को जरा भी अपनी हार की आशंका लगी तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में जंग के मैदान से कुछ खौफनाक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चेतावनी। बढ़ता जा रहा है परमाणु जंग का खतरा। पुतिन का डर मतलब न्यूक्लियर वॉर। जंग का मैदान नई नई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। ये आशंकाएं ऐसी हैं जो मानव सभ्यता पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका के खुफिया विभाग की चीफ एवरिल हैंस ने इस युद्ध को लेकर बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं। परमाणु हमले की आशंका पर जोर देते हुए एवरिल हैंस ने दावा किया है कि अगर पुतिन को जरा भी लगा कि वो यूक्रेन के साथ चल रही जंग को हार रहे हैं तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि उस स्थिति में जब वो युद्ध में हार रहे हों और ये कि नेटो वास्तव में या तो हस्तक्षेप कर रहा है या हस्तक्षेप करने वाला है, जो साफ तौर पर ये धारणा बनाएगा कि वो यूक्रेन युद्ध में हारने वाले हैं। ऐसी स्थिति में इस बात को मान लेना चाहिए कि पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सीनेट को संबोधित करते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चीफ ने यह भी दावा किया कि पुतिन के टारगेट रूसी सैन्य क्षमताओं से ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों में हम ऐसे फैसले या कदम देख सकते हैं जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं होगी। मौजूदा हालात इस संभावना को बढ़ा रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और ज्यादा कड़े रुख अपनाएंगे। इसमें मार्शल लॉ लागू करना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को फिर से मैनेज करना और टारगेट को हासिल करने के लिए कड़े सैन्य फैसले लेना शामिल है। जिस मार्शल लॉ की आशंका को जाहिर किया है उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल मार्शल लॉ का मतलब सेना के राज से होता है। इस कानून के तहत सेना का समाज पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। मार्शल लॉ को किसी खतरे की स्थिति में लागू किया जाता है, यानी खतरे की आशंका किसी नई अनहोनी को जन्म दे सकती है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चीफ का यह भी दावा है कि अभी रूस के अस्तित्व को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, इसलिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा थोड़ा कम है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति के इस जंग को लेकर जो इरादे दिख रहे हैं वो डराने वाले संकेत जरूर दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन सिर्फ डोनबास तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति डोनबास के साथ इस जंगी अभियान को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो मोल्दोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया तक एक पुल बनाने का इरादा रखे हुए हैं। चेतावनियों ने इस वक्त दुनिया को डरा रखा है, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ते हुए परमाणु युद्ध तक पहुंची तो इसके नतीजे सिर्फ 2 देशों तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि पूरी विश्व बिरादरी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
हर जगह से न्यूक्लियर वॉर की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये युद्ध और एक विराट स्वरूप ले सकता है। कीव से जसप्रीत कौर जुड़ रही हैं। कीव में बताइए क्या इस वक्त सूरत हाल है जसप्रीत, और क्या अभी भी ज़ेलेंस्की और यूक्रेनियंस को नेटो की तरफ से जो सैन्य मदद आ रही है उसका रास्ता अभी भी, उसका मार्ग अभी भी ठीक है, उसकी सप्लाई लाइंस अभी भी बनी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए आनंद, मैं इस वक्त कीव में मौजूद हूँ, इस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर दूसरा रॉकेट गिरा था। बर्बादी का मंजर तो यहाँ पर है, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि सप्लाई की बात की कि क्या सप्लाई आ रही है, तो अभी मदद तो मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से ओडेसा पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो साउथ का इलाका है, लैंडलॉक करना चाहता है रूस यूक्रेन को, और जो काला सागर है उसी के तट पर स्थित है ओडेसा, वहां पर से यूक्रेन बड़ी तादाद में राशन की खेप भेजता है यूरोपीय देशों को और वहां से हथियार मंगवाता है, लेकिन उस रास्ते को बंद करना चाहते हैं पुतिन। ये तस्वीरें मैं आपको कीव से दिखा देती हूं। देखिए क्या हाल है, ये मलबा यहां पर पड़ा हुआ है, ये रिहायशी इमारत है जिसको नुकसान पहुंचाया था। रूसी सेना का रॉकेट यहीं पर आकर गिरा था, और कीव, राजधानी कीव है, जो यहां पर जो प्रेसिडेंट हाउस है उससे कुछ ही दूरी पर ये रिहायशी इमारत है जिसको नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अभी अगर हम देखें तो पिछले 13 दिनों में कीव में कोई हमला तो नहीं हुआ है, लेकिन हमले के बादल यहां पर भी बने हुए हैं, और जहां जहां से हथियारों की सप्लाई हो रही है उसको बंद करना चाहते हैं रूस की तरफ से। ये पीछे की तस्वीर कर्म आप दिखाइए, ये देखिए, ये बर्बादी के निशान है। रूसी सेना का तांडव इन तस्वीरों के जरिए आनंद समझा जा सकता है। जी, युद्ध हमेशा पीछे एक ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन छोड़ के जाता है, बर्बादी का एक पूरा मंजर नज़ारा छोड़ कर जाता है, और जो आम व्यक्ति हैं वही इसमें पिस जाते हैं। अब से कुछ देर पहले बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को $40 बिलियन की राहत पैकेज का बिल पास कर दिया है। अब इससे पहले बाइडेन प्रशासन ने उस लैंड लीज एक्ट 2022 को पास कर दिया है जिसकी बदौलत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह हिटलर को शिकस्त खानी पड़ी थी। व्हाइट हाउस में पास हुए इस एक्ट को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मील का पत्थर बताया है, यानी यूक्रेन की आड़ में अमेरिका उस फॉर्मूले से रूस को शिकस्त देने की कोशिश में जुट गया है जिस फॉर्मूले का प्रयोग कभी हिटलर के खिलाफ किया गया था। फॉर्मूले ने हिटलर को हराया, जिस फॉर्मूले ने दूसरे विश्व युद्ध में जीत दिलाई, रूस पर भारी पड़ेगा 77 साल पुराना दांव। पुतिन को बेदम करने वाली बाइडेन की चाल। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग भले ही सीधे सीधे दो देशों की जंग लग रही है, लेकिन इस जंग में यूक्रेन को समर्थन देने वाले अहम किरदार की भूमिका में अमेरिका है। वो अमेरिका जिसे दुनिया में सुपर पावर का तमगा हासिल है, वो अमेरिका जो अभी तक जिसकी तरफ भी रहा है जीत उसे ही हासिल हुई है। यही वजह है कि 9 मई को व्हाइट हाउस के जिस लैंड लीज एक्ट पर बाइडेन प्रशासन ने अपने हस्ताक्षर किए उसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जिसे रूस के खिलाफ जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला माना जा रहा है, और इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही अमेरिका के इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया है। इस एक्ट का जिक्र करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमारी आजादी और भविष्य के लिए आपके समर्थन का बहुत बहुत आभार। लैंड लीज एक्ट पर हस्ताक्षर किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। मैं आश्वस्त हूँ कि हम दोबारा जीतेंगे। हम यूक्रेन और यूरोप में लोकतंत्र को बचाएंगे जैसा अब से 77 साल पहले हुआ था। यूक्रेन डेमोक्रेसी लैंड लीज एक्ट को पिछले महीने यूएस कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। 6 अप्रैल को सेनेट ने सर्वसम्मति से इन दस्तावेजों का समर्थन किया था और 28 अप्रैल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसके लिए वोट किया था। इस एक्ट के पास होने के बाद सहयोगी देशों को हथियारों की सप्लाई में तेजी आएगी। एक्ट के पास होने से यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस एक्ट के तहत जिन देशों को हथियारों की सप्लाई होगी वो उनकी लागत को बाद में चुका सकते हैं।
इस एक्ट के पास होने के बाद रूस के राष्ट्रपति के माथे पर पसीना आ गया है। उसके पीछे वजह भी है, और वो ये क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह हिटलर की शिकस्त की वजह भी इस एक्ट को माना जाता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 30 से ज्यादा देशों के साथ लैंड लीज समझौते का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत उसने 3,860 करोड़ रुपए की सहायता भेजी थी। यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण के बीच ये एक्ट पोलैंड, पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ साथ यूक्रेन की मदद करेगा। इस एक्ट के तहत अमेरिकी सरकार यूक्रेन को तकनीकी और महत्वपूर्ण उपकरणों की मदद देगा। असल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार खिंचती जा रही है। अमेरिका और नाटो देशों की मदद की बदौलत यूक्रेन रूस के खिलाफ इस जंग को खींचने में कामयाब हो रहा है। यही वजह है कि रूस के साथ परोक्ष जंग में शामिल अमेरिका ने लीज लैंड एक्ट लाकर रूस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को एक बार फिर 3,089 करोड़ से ज्यादा की रकम मदद देने का ऐलान किया गया है। जाहिर है रूस फिर जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। वहीं जंग अब रूस के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों से मिल रही मदद के बूते यूक्रेन लगातार रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है। और पुतिन को हराने के लिए 81 साल पुरानी वो रणनीति अपनाई जो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ अपनाई थी। 1941 में अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और बाकी साथी देशों को हथियार देने के लिए लैंड लीज कानून बनाया था, ताकि हिटलर के नाजी जर्मनी को हराया जा सके। उस लैंड लीज एक्ट से ब्रिटेन को काफी मदद मिली और विश्व युद्ध में हिटलर की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अमेरिका ने उसी एक्ट को यूक्रेन के लिए एक बार फिर जिंदा किया है, लेकिन इस बार पूरा सीन ही पलटा हुआ है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में रूस यानी तब का सोवियत संघ भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था और लैंड लीज एक्ट के तहत अमेरिका की मदद उसे भी मिली थी। लेकिन इस बार अमेरिका की मदद मिलेगी यूक्रेन को, वो भी रूस से लड़ने के लिए। वैसे अमेरिका अभी भी यूक्रेन को मदद भेज रहा है, लेकिन उसके लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। लैंड लीज एक्ट उस प्रक्रिया को आसान बनाएगा और अमेरिका अपने हथियार, सैन्य सामान, दवा, खाने पीने की चीजें और दूसरा सामान यूक्रेन को जल्दी ट्रांसफर कर सकेगा और फिर बाद में यूक्रेन उस मदद की कीमत अमेरिका को लौटाएगा। कैसे लौटाएगा, कहां से लौटाएगा? इतना तो कर्जा ले चुका है, इतना नुकसान भुगत चुका है यूक्रेन की, कैसे लौटाएगा? जसप्रीत हमारे साथ हैं कीव से। जसप्रीत, आप इस वक्त जहां पर हैं, यहां पर ये बमबारी कितने दिन पहले हुई थी और अब क्या वहां पर नागरिक वापस लौट रहे हैं? ये जो मलबा आपके पीछे दिख रहा है, इसको अब तक क्लियर नहीं किया गया है। कोई खास वजह है क्या? लोग नहीं है या वहां पर कुछ इंतजामात नहीं है कि इसको क्लियर करके सामान्य परिस्थिति लाई जाए, या फिर अभी भी आशंका है कि कभी भी यहां फिर से एयर स्ट्राइक हो सकते हैं? बिल्कुल आनंद, आपकी आवाज आखिर में कट गई थी, लेकिन जो आपने पूछा कि मलबा अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, मैं वजह आपको बताती हूं कि अभी भी यहां पर खतरा है कि मिसाइल से हमला हो सकता है, क्योंकि एयर इनपुट्स लगातार यहां पर मिल रहे हैं। इसी कारण से मलबे को हटाया नहीं गया है। लोग यहां पर नहीं लौटे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लौट गए हैं, लेकिन फिर से आशियाने को बनाने के लिए समय लगेगा। और अगर फिर से हमला होता है, इसी खौफ की वजह से लोग नहीं लौटे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इमारत के मलबे को नहीं हटाया गया है। करम, आप उस तरफ दिखा दीजिए, वो जो दूसरी बिल्डिंग है आप देखेंगे वो भी, उसका स्ट्रक्चर भी टूट चुका है और काफी दूर तक जो ये रॉकेट गिरा था, ये बड़े एरिया को इसने कवर किया था। और अगर हम कीव की बात करें, यहाँ पर बड़े 3 मिसाइल हमले हुए हैं अभी तक। ये हमला 1 महीने पहले हुआ था, यहाँ से मलबे को नहीं हटाया गया है। पीछे आप गाड़ियां देख सकते हैं आनंद। और सिर्फ कीव की यही बात नहीं है, इरपिन कल मैं गई थी, इरपिन का मैंने दौरा किया था। इरपिन में कई सारे ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो रूसी हमलों की चपेट में आई थी, वहां से भी मलबे को नहीं हटाया गया था। मलबे को ना हटाने का मतलब है कि यहां पर फिर से हमला हो सकता है। आशंका के बादल हैं, लगातार एयर इनपुट्स मिल रहे हैं, क्योंकि रूस अभी रुकने वाला नहीं है। और लगातार यहां पर हम देखें क्या इस इलाके से सायरन बजते रहते हैं हर समय। सायरन बजने का जी, क्या इस इलाके से सब लोग यहां से निकल चुके हैं, पलायन कर चुके हैं? क्या अभी भी वहां पर स्थानीय है? ये कीव का कौन सा क्षेत्र है?
मैं आपको बताऊं कि ये कीव के जो सेंटर है उससे कुछ दूरी पर है। यहाँ से लोग पलायन तो कर चुके हैं, लेकिन जो उधर है आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन लोग आते हैं इस तरीके से, लोग आते हैं इस मलबे को देखते हैं, और जो यहाँ पर दूसरी इमारतें हैं वहां पर लोग रहते हैं। धीरे धीरे जिंदगी कीव में पटरी पर लौट रही है। एक रेस्टोरेंट की यहाँ पर शुरुआत की गई है आनंद, लोग लौट रहे हैं, लेकिन अभी परिवार समेत नहीं लौट रहे हैं। वो लोग लौट रहे हैं जिनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप शरणार्थी की तरह दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन वहां पर कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है, तो ऐसे में पुरुष तो यहाँ से नहीं जा सकते हैं जो वॉलंटियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, उनका परिवार कहीं और है। अगर लोग लौटेंगे तो फिर से कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि एक मकान तो है नहीं कि आपने अपना बनवा दिया और आप यहाँ पे आ गए। पूरी इमारत है, नीचे से, जीरो से, पूरे नीचे से आपको बनाना होगा, जिसमें काफी वक्त लगेगा। और मलबे को ना हटाना, क्योंकि लगातार यहाँ पर एक के बाद एक जो कीव के आगे के इलाके हैं वहां पर अभी भी हमले का डर है। जी जसप्रीत, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। फिर आपकी ओर रुख करेंगे, लेकिन देखिए